एक रूटीन एंजियोग्राफी के दौरान ब्लॉकेजेस को हम कैसे देख पाते हैं, ये ब्लॉकेजेस दिखाई कैसे देते हैं, आज इसको असेस करने का प्रयास करेंगे। एंजियोग्राफी क्या होती है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है, हमने भी अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस पब्लिश किए हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें एक्चुअल होता क्या है जिससे हमें ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और आपको पद्धति कैसे काम करती है वो समझ में आ पाए। सीटी एंजियो में कैसे करते हैं, रेगुलर एंजियो में कैसे करते हैं, दोनों ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर यानी कन्वेंशनल कैथेटर एंजियो की। इसको रेगुलर एंजियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सालों से यही सबसे पहले मोडालिटी डेवलप हुई थी, तो उसको रेगुलर माना जाता है और बाकी सबको इससे कंपेयर किया जाता है। कन्वेंशनल यानी पुराना जो ज़माने से चला रहा है। कैथेटर एंजियो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कैथेटर हम हार्ट की नली के पास लेके जाते हैं और वो कैथेटर को हृदय की नली के टिप पर हम यानी ऑस्टियम जिसे बोलते हैं वहाँ पे हुक करते हैं, वहाँ पे बैठाते हैं और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं जिससे नली भर जाती है और जिससे हमें नलियाँ दिखाई देती है। अब ये एंजियोग्राफी काम कैसे करती है? बेसिकली अगर आप किसी भी व्यक्ति की नलियों को डायरेक्ट अगर देखना चाहो तो वो आपको नहीं दिखाई देगी। यदि आप उसमें अल्ट्रासाउंड की बीम पास करो कि एमआरआई करो, कुछ भी करो, नलियाँ इतने अच्छे से नहीं दिखती हैं। नलियाँ तब दिखती हैं जब उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट भरा हुआ हो। अगर सिर्फ ब्लड भरा हुआ होता है जो कि नॉर्मल हर नली में होता है तो नलियाँ आपको नहीं दिखेंगे। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली एक आयोडीन वाला मटीरियल होता है, एक डाई होता है जो कि नलियों के अंदर जब भर जाता है तो इसके दोनों तरफ जो रेडिएशन बीम क्रॉस की जाती है वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। बाकी जो ब्लड है उसके थ्रू तो ये रेडिएशन बीम चली जाएगी। यदि आप नॉर्मल व्यक्ति में अगर रेडिएशन बीम को पास करेंगे तो वो थ्रू एंड थ्रू निकल जाएगी और आपको जो सामने दूसरी तरफ कैमरा लगाया हुआ है वहाँ कुछ भी नहीं दिखाएगा, वहाँ पूरी जगह पे खाली एक्सपोजर हो जाएगा उस फिल्म का। लेकिन अगर बीच में ऐसी कोई जगह है, कोई पतली लकीर है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भरा हुआ है तो वो पर्टिकुलर जोन से आपका रेडिएशन बीम क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसलिए दूसरी तरफ जो कैमरा लगा हुआ है उसमें वो जगह एक गैप की तरह दिखाई देगी और ये गैप को डिजिटली एनालाइज करके समझा जाता है कि कहाँ पे नली है, कहाँ पे नहीं। अब बेसिकली ये जो रेडिएशन बीम एक तरफ से किया जाता है वो उसके लिए एक कैथ लैब होता है, कार्डियक कैथ लैब जिसे हम बोलते हैं। वहाँ पे एक टेबल पे पेशेंट को लिटाया जाता है, एक तरफ से एक इमेज इंटेंसिफायर होता है जो कैमरा जैसे काम करता है और एक तरफ से एक रेडिएशन बीम होता है जो पेशेंट की बॉडी को थ्रू एंड थ्रू पास करता है। तो कैमरा जो है वो डिटेक्ट करेगा कि रेडिएशन बीम कितना बॉडी के थ्रू एंड थ्रू पास किया। नॉर्मल व्यक्ति जहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है वहाँ पूरा रेडिएशन क्रॉस कर जाएगा और कैमरे में पूरा वो इमेज जो है एकदम वाइट जैसी आएगी। लेकिन जहाँ पे कोई जगह पे नली है वहाँ पे वो एरिया में मशीन ने डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया और वो एरिया में नली है ये आइडेंटिफाई करेगा। अब इसमें ब्लॉकेज कैसे है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? जो एरिया में अगर नली पतली है वहाँ पे आपको ब्लॉकेज आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रास्ट पूरी नली में अगर भर रहा है तो जिस जगह पे अगर ब्लॉकेज है वहाँ इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रास्ट कम भर पाएगा, क्योंकि नली के दोनों तरफ ब्लॉकेज भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, तो उस जगह पे कॉन्ट्रास्ट को बहने को जगह नहीं है। क्योंकि हम नली को तो नहीं देख पा रहे, हम नली के अंदर भरे हुए कॉन्ट्रास्ट को देख पा रहे हैं। जहाँ ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा वहाँ नली चौड़ी दिखाई देगी, जहाँ कम कॉन्ट्रास्ट होगा वहाँ नली पतली दिखाई देगी। तो जहाँ पे नली पतली है उसको आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे सडनली नली पतली हो गई, उससे पहले चौड़ी थी, उसके बाद में चौड़ी थी, बीच में पतली हो गई। इसका मतलब ये जगह पे कुछ तो ऐसा कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम भर पा रहा है, तो वो ब्लॉकेज जैसे आइडेंटिफाई होगा। जितना ज़्यादा पतली दिखेगी उतना ज़्यादा ब्लॉकेज। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के 10-20% अगर कचरा भरा हुआ है तो वहाँ पे नली 80% दिखाई देगी। जहाँ पे 50% भरा हुआ है वहाँ नली का साइज़ बाकी जगह के कंपैरिजन में 50% दिखाई देगा। जहाँ 80 या 90% अगर कचरा भरा हुआ है तो वहाँ पे नली के बहने के लिए बहुत कम जगह होगी, तो वहाँ पे आपकी नली 10-20% के साइज़ की दिखेगी। तो यानी नली पहले 100% थी, सडनली 10% हो गई, फिर 100% हो गई, तो वो पोजीशन ब्लॉक हो गया। तो ये ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ये इसमें हम यह जज करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नली कितनी पतली हो गई बाकी जगहों के कंपैरिजन में। हम इसको रैंडमली किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर नली का साइज़ अलग अलग होता है। कोई नली बहुत बड़ी होती है, 2 मिलीमीटर की होती है, कोई 4 की होती है, कोई 10 की होती है। अलग अलग नलियों के साइज़ अलग अलग होते हैं। हृदय की नलियाँ जो है वो लगभग 2 से 3.5-4 मिलीमीटर के बीच में रेंज करती है उनका साइज़। तो आप जो कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो वो उसी नली के ऊपर और नीचे क्या साइज़ था उसके हिसाब से कंपेयर करते हो। आप उसको दूसरी नली से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर नली में यहाँ पे 10-20% है, दूसरी नली का साइज़ जिसका साइज़ ही अलग है वहाँ आप कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा। उसी पर्टिकुलर नली के प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो पोर्शन है
उसका जो साइज से आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो और जितना ज़्यादा वो पर्टिकुलर पॉइंट पे नली पतली है वो आप असेस करते हो, वो एरिया में उतना % ब्लॉक हो गया है। ज़्यादातर इसमें कोई मशीन से छपी हुई रिपोर्ट नहीं आती है, एक अंदाज़ होता है कि यहाँ कंपेरेटिवली नली कितनी पतली होगी। यही कारण है कि इसमें बहुत ज़्यादा बार वेरिएशंस आ जाते हैं कि आपने जब असेस किया आपको ये लग रहा है 80% है, किसी और को वो 85 लग रहा है, किसी और को 90 लग रहा है। हाँ, आपको जो 80 लग रहा है वो किसी को 10-20 नहीं लगेगा, इतना वेरिएशन नहीं आएगा, पर 5-10% का वेरिएशन इसमें आ सकता है क्योंकि ये मशीन से छपी हुई रिपोर्ट नहीं होती। इसमें अपने हिसाब से आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट असेस करते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलर नली कितनी पतली दिख रही है बाकी जगहों के कंपैरिजन में, तो उसमें 5-10% का वेरिएशन आ सकता है। कोरोनरी एंजियो और सीटी एंजियो में क्या डिफरेंस है? कोरोनरी एंजियो में क्या है, कैथेटर हम नली पर ले जाते हैं, उसी एक नली में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, वो नली भरती है, साथ ही साथ जो रेडिएशन बीम आती है तो वो डिटेक्ट कर लेती है और इमेज आ जाती है। सीटी एंजियो में क्या, हम कैथेटर तो अंदर नहीं ले जा रहे हैं, तो हम हाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट लेते हैं। मतलब रेगुलर एंजियो में हम एक शूट में 2 से 5 ml कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, सीटी एंजियो में हम 100 से 150 ml कॉन्ट्रास्ट लेते हैं। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 40 से 50 गुना जैसा भी कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। अगर आप एक में 2 ml इंजेक्ट कर रहे हो और एक में 100 ml इंजेक्ट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स हो गया। तो कई बार 40 गुना से लेकर 50 गुना एक बार में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है एक फुल शॉट में, जिसमें पूरा एओर्टा उसकी सारी नलियाँ एक साथ में भर जाती है, साथ ही साथ पूरी मशीन घूमती है एक साथ में और पूरे हर एंगल से वो जो कॉन्ट्रास्ट नलियों में भरा हुआ है उसको कैप्चर कर लेती है और कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको बता सकती है कहाँ ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज आइडेंटिफाई करने का तरीका दोनों का सेम है, दोनों में नली कहाँ कितनी पतली हुई वो भी सेम है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट भरता है और मशीन रेडिएशन पास करती है वो भी सेम है। डिफरेंस बस यही है कि रेगुलर एंजियो में आप एक पर्टिकुलर नली में कैथेटर इंजेक्ट करते हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट डालते हो, उसकी फोटो लेते हो, फिर दूसरी नली में अटैच करते हो, उसका फोटो लेते हो, फिर तीसरी नली का लेते हो। हर नली का आप 2-2, 3-3 व्यूज़ लेते हो। एवरेज मतलब लेफ्ट साइड के सिस्टम का 4 शूट्स और राइट साइड के सिस्टम का 2 शूट, टोटल 6 शूट्स लिए जाते हैं। हर शूट में 2 से 5 ml जितना कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है, तो टोटल 10 से 15-17 ml या 20 ml जितना कॉन्ट्रास्ट रेगुलर एंजियोग्राफी में यूज़ होता है। 5 से 6 शूट्स यूज़ होते हैं, कभी कभार ज़्यादा भी यूज़ किए जा सकते हैं अगर प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं हुआ है तो। जबकि सीटी एंजियो में एक ही बार में 100 ml जितना लगभग कॉन्ट्रास्ट दे दिया जाता है और हर एंगल से उसकी इमेज ले ली जाती है। यूजली सीटी एंजियो में रिपीट नहीं किया जाता क्योंकि रिपीट करना पड़ेगा तो फिर वापस से आपको उतना ही 100 ml कॉन्ट्रास्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए एक बार में पिक्चर ठीक नहीं आई, फिर से उतना ही देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है पेशेंट को। तो इसलिए रेगुलर एंजियो में तो ये फिर भी संभव है कि आपको ये व्यू अच्छा नहीं लगा, चलो एक और व्यू ले लेते हैं, ये व्यू ठीक से समझ में नहीं आ रहा, चलो एक और एंगल देख लेते हैं। ये सब मैनिपुलेशन रेगुलर एंजियो में पॉसिबल है। सीटी एंजियो में ये मैनिपुलेशंस उतने ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसमें एक ही शूट लिया जाता है और उसमें सारे नली को हर एंगल से असेस कर लिया जाता है एक बार में जितना हो गया। रिपीट टेस्टिंग का उसमें उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबल तो है पर ये है कि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिया जाएगा तो पेशेंट की बॉडी को ज़्यादा नुकसान करेगा। ये कॉन्ट्रास्ट जो है वो बॉडी की किडनी को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट का डोज होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो कॉन्ट्रास्ट जितना कम यूज़ हो पेशेंट की बॉडी में उतना अच्छा है। ये दोनों में बेसिक टेक्नोलॉजी सेम है, करने का तरीका सेम है, लेकिन बस ये है कि कहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं और कितना कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा फ़र्क है, जिसके हिसाब से रेगुलर एंजियो और सीटी एंजियो में फ़र्क है। अदरवाइज दोनों में जो रेडिएशन की मशीन है या जो डिटेक्शन का टेक्निक है वो ज़्यादातर सिमिलर है। बस ये कि दोनों का मोडालिटीज़ अलग है और दोनों में एक में कैथेटर अंदर लेके जाना पड़ता है, एक में नहीं लेके जाना पड़ता है, एक में एडमिट करना पड़ता है, एक में नहीं करना पड़ता है। ये बेसिकली थोड़ा डिफरेंस है। तो आज बेसिकली हमने डिस्कस किया कि ब्लॉकेजेस को आप एंजियोग्राफी में कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये ब्लॉकेजेस कैसे दिखते हैं और कैसे हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, वो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डिस्कस किया। सीटी एंजियो और रेगुलर एंजियो में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको कैसे असेस करते हैं और दोनों में कहाँ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।